नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं देश के कानून की, और दरअसल देश के नए कानून की। आज से हमारे देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं और 3 पुराने कानून खत्म कर दिए गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, 3 नए कानून लेकर आए हैं भारतीय न्याय संहिता के तहत। आपको बता दें, आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 की जगह ये तीनों नए कानून लाए गए हैं, जिसके तहत तमाम जो संशोधन कहा जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर अब विरोध भी शुरू हो गया है। विपक्ष इसको लेकर ये कह रहा है कि पहले जो कानून थे उसी में कुछ संशोधन करके इसे वापस लाया गया है, तो इतनी मेहनत की यहाँ जरूरत नहीं थी। इसके साथ ही विशेषज्ञ जो है उनका भी इसको लेकर तमाम अपनी अपनी राय उन्होंने रखी है। सूरज जी, विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि एक टीम बनाई गई थी कर्नाटक में, एक विशेषज्ञों की अलग से टीम बनाई गई थी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकारों से इसको लेकर अपने अपने ओपिनियन रखने को कहा था, तो वहां से कई सारी जो निराशाएं हैं वो देखने को मिली है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि कई सारे कानून इसमें ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पहले वाले कानूनों से मैच नहीं कर रहे, जो ठीक नहीं है। 2 तरह की बातें सामने आई। सबसे पहली बात कही गई कि ये जो पुराने कानून थे, भारतीय दंड संहिता को हटा करके अब भारतीय न्याय संहिता लागू की गई, तो उसके पीछे एक बात कही गई, एक लॉजिक बताया गया और एक शब्द बताया गया कि पहले दंड देने का प्रावधान था और अब न्याय देने का प्रावधान है। बात हुई कि ये जो कानून थे अंग्रेजों के जमाने के थे और अंग्रेजों की जो पद्धति थी वो दंड देने को वरीयता देती थी, दंड देने को प्राथमिकता देती थी, लेकिन अब हम दंड के बजाय न्याय देने की बात करेंगे। इसलिए भारतीय दंड संहिता को परिवर्तित करके भारतीय न्याय संहिता लागू की गई। दूसरी तरफ बात करें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संशोधन की जो बात कही गई, संहिता की बात कही गई कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो लागू की गई, तो उसके माध्यम से नागरिकों को सुरक्षा दी जाए। तीसरी बात है साक्ष्य अधिनियम की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एक्ट था उसमें संशोधन किया गया है। बहुत सारी बातें हैं, कहीं बदला गया है, कुछ नियम बदल दिए गए, कुछ खत्म कर दिए गए, कुछ नए लागू किए गए। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं आज अपने खास मेहमानों के साथ। बिल्कुल ठीक है सूरज जी, दंड से लेकर न्याय तक अपने कानून अब क्योंकि भारत में हो गए हैं और इसी पर खास चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अभिषेक शर्मा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है। सुनील श्रीवास्तव जी, विधि विशेषज्ञ, हमारे साथ मौजूद है। सुधीर जी, बहुत स्वागत है। इसी के साथ आदित्य नारायण उपाध्याय जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। श्री कृष्णा जी, विधि विशेषज्ञ, हमारे बीच मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। शिशिर उपाध्याय जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शिशिर जी, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ विभांशु जोशी जी, विधि विशेषज्ञ, हमारे साथ मौजूद है। विभांशु जी, बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा और विधि विशेषज्ञ सुनील श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप विशेष लोक अभियोजक हैं, आप कई एजेंसियों से जुड़े हुए हैं और इन सबके साथ में, क्योंकि अब आज से नई प्रक्रिया शुरू हुई है, क्योंकि अब भारतीय, जहां हम लिखते थे आईपीसी, अब वहां हमको लिखना पड़ेगा बीएनएस। तो ये एक इसको हालांकि कई राज्यों में पहले ट्रेनिंग दी जा चुकी है, कई जगह तो उसके लिए बल भी नहीं है, क्योंकि जहां ईएफआईआर की बात इसमें की जा रही है, वीडियोग्राफी की बात की जा रही है, साक्ष्य को लेकर तमाम तरह की बात है। लेकिन यदि मैं आपसे बात करूंगा न्याय संहिता पर, भारतीय न्याय संहिता आज से लागू हो गई है, क्योंकि हम जिस परंपरा पर काम करते रहते हैं, जिस नवाचार होते हैं, लेकिन तब भी कई बार ये होता है कि हम जिस परिपाटी पर चले आ रहे हैं और अचानक से नई परिपाटी को लागू कर देने से कुछ तकलीफें होती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सुनील श्रीवास्तव जी कि क्या परेशानियां आने वाली हैं, क्या तकलीफ आने वाली है, क्योंकि आप लोग जिस तरह से पैरवी करते हैं, जो अपनी जिरह रखते हैं, उसमें किस तरह की परेशानियां सामने आएंगी नए कानून लागू हो जाने के बाद? देखिए, इसमें मेरा ये कहना है, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, विरोध अवरोध की बात नहीं है जी। जब ये कानून विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में पारित किया जा रहा था, उस समय राजनीतिक पार्टी कहाँ गई थी? उस समय उनका कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन जब कानून लागू होना शुरू हुआ तो हर पार्टी के विरोध सड़क पे आने लगे। अब मुद्दे पे मैं आता हूँ। अब इनके अंदर जो धाराएं बदली गई हैं, जैसे धारा 302 को 103 कर दिया है। अब ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि 302, 307, 498, 506 या 498 ए आम जन से जुड़ी धारा थी, जिसमें गांव से लेकर शहर तक का हर व्यक्ति इन धाराओं को जानता था। अब इसको समझने में, इनको रटने में, इनको व्यवहारिक प्रक्रिया में लाने के लिए सालों लग जाएंगे, क्योंकि ये 1-2 दिन का मसला नहीं है। ये जब से शुरुआत हुई है तब से इन धाराओं का उपयोग किया जाता रहा है। किसी भी आम जन से ये कहा गया कि 302 धारा कौन सी होती है, उसने तुरंत बता दिया मर्डर होती है। 307 कौन सी धारा होती है, उनने कहा अटेम्प्ट टू मर्डर होती है। 498 कौन सी होती है, उनने कहा दहेज उत्पीड़न होती है। तो ये लॉजिक
सरकार की तरफ से जिनने कानून पास किया है ये समझ में नहीं आया। ठीक है, वो कानून में संशोधन कर देते, अमेंडमेंट कर देते, पर इनके जो पर्टिकुलर अंक थे, जैसे 302 की जगह 103 कर दिया, वो क्यों बदला गया? कोई संशोधन होता तो समझ में आती बात। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो इसके अंदर आम जनता को या प्रोसिक्यूशन को या किसी भी व्यक्ति को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। कई समय लगने की संभावना रहेगी। अब क्या होगा, पुरानी किताबें बंद हो जाएंगी। आज तक ये भी क्लियर नहीं है कि पुराने केस लगे हुए हैं वो किस कानून के तहत चलेंगे, या आज से नए चलेंगे या पुराने उसमें चलेंगे, ये कहीं कोई क्लियर नहीं है। बस एक चार्ट आ रहा है, सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी चीज क्लियर नहीं की गई जिससे आम जनता, प्रोसिक्यूशन या डिफेंस काउंसिल इस बात को समझ सके। तो ये जो कानून है इसमें कई विसंगतियां हैं। अब इनका ये कहना है कि इससे बहुत फायदे होंगे। फायदे कहाँ से होंगे? इनको सबसे पहला काम ये करना था कि जैसे ईमेल से ये तामीली बता रहे हैं। अब ना तो पुलिस वालों को वो ईमेल के बारे, कंप्यूटराइज के बारे में जानकारी है, ना डिफेंस को है, ना प्रोसिक्यूशन को, क्यों नहीं है। जो नए बच्चे आ रहे हैं वो तो खैर कंप्यूटराइज होल्डिंग कर लेंगे, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको किस तरीके से तामील का क्या प्रोसीजर रहेगा किसी को नहीं पता। ना जुडिशियल को पता है, ना किसी को पता है। तो मेरा इसमें ऐसा मानना है कि ये जो अधकचरा और आधा अधूरा बिना किसी तैयारी के कानून पेश किया गया है, ये इम्प्लीमेंट होने में बहुत दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। अब सबसे पहले इसमें क्या होना था, जैसे हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। राष्ट्रभाषा हिंदी मांगी जाती है, लेकिन ये कितने स्टेट में मानी जाती है? मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, इन जगहों पे मानी जाती है। बाकी जगहों पे रीजनल लैंग्वेज चलती है। गुजरात में गुजराती चलती है, महाराष्ट्र में मराठी चलती है, फलाइन जगह फलाइन चलती है, ये चलती है। तो यदि उन सबको राष्ट्रभाषा के हिसाब से इसको माना जाता या युक्त प्रावधान के तहत लगाया जाता, तो यह सिद्ध होता है कि कोई सरकार ने या देश ने इन धाराओं में कुछ प्रावधान करके कुछ संशोधन किया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ नंबर बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी। नंबर बदलने से आदमी का जो प्रॉब्लम और समस्या यहाँ की तहाँ खड़ी रहेगी। ठीक है, समस्या के समाधान के लिए बात कही गई, लेकिन समाधान का पूरा रास्ता नहीं निकाला है। ये बात जो कही गई है, जैसा श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि इसमें अभी जो प्रकरण चल रहे हैं, जो विचाराधीन हैं, आज के बाद उन प्रकरणों की सुनवाई किस धारा के तहत होगी? जो नई धाराएं हैं उनके तहत होगी, या जो पहले धारा में उसके ऊपर आरोपी के ऊपर लगी है वो उन्हीं धाराओं पर सुनवाई होगी और उन्हीं धाराओं के तहत सजा दी जाएगी? ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। ये एक बड़ी बात श्रीवास्तव जी आपने कही है। बिल्कुल ठीक है सूरज जी। और यहाँ पर जिस तरह से अभी श्रीवास्तव जी ने बताया कि देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि जो संशोधन किए गए हैं उनको क्लियर नहीं किया गया है। अभिषेक शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से इस फैसले का स्वागत करते हैं, इन 3 नए कानूनों का स्वागत करते हैं। देखिए पहले भी जैसे विपक्ष भी जो आरोप लगा रहा है वो यही है कि सिर्फ जो पहले आईपीसी में जो धाराएं थी, जो वहां पर जो भी था वो सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया है, उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, इसके लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। आप किस तरह से देख रहे हैं? 3 स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, उसी प्रकार 3 कानून। अब देखिए अगर अपन इन पूरा ओवरऑल अगर इसका निचोड़ देखें तो हुआ कुछ नहीं है। मैं इस शहर का नया कप्तान, मैं अपने अकॉर्डिंग शहर को एक नया रूप देना चाहता हूं, और सिर्फ वही हुआ। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी 3 बार, तीसरी बार ये बने हैं। इससे पहले जब वो कभी संसद पर झुककर नमन करते हैं तो संसद का रूपरेखा चेंज हो गई। इस बार उन्होंने जब शपथ ग्रहण लिया तो संविधान के प्रति हाथ में उठाई, माथे से लगाई, तो संविधान की ये 3 संविधान जो है वो नया रूप बस देने का कार्य है। आप देखिए कि पहले जो 3 थे, भारतीय न्याय संहिता थी, आईपीसी में जो धाराएं थी 500 के आसपास थी, उसको 300 कर दी। जहां धाराएं या उपधाराएं कम थी उनको बढ़ा दी गई हैं। तो अभी जो विधि विशेषज्ञ श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि आपने इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई, देखो हड़बड़ी का ही परिणाम है ये। अब गृह मंत्री जी ने एक बयान दिया कि मैंने 303 से ज्यादा जो है मीटिंग्स की और ये की नहीं। देखिए ये काम जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, हालांकि 16 हाई कोर्ट इसमें इन्वॉल्व रहे, संघीय प्रदेशों के 18 राज्यों के लोगों के विधि विशेषज्ञों को, टीम को गठित किया गया। मध्य प्रदेश में अब मैं जो है पुलिस जो प्रशासन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। और अगर इसका पूरा निचोड़ देख लिया तो है कुछ नहीं, सिर्फ डिजिटल। आप देखिए इसमें सिर्फ डिजिटल का समावेश उन्होंने कर दिया है और एक नया प्रारूप दे दिया। आज तक हम जीएसटी की कार्यप्रणाली को समझ नहीं पाए। हमारे जो सीए हैं, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, वो आज तक जीएसटी की जो
कठिनाइयां हैं उसको आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। सिर्फ हम कलेक्शन दिखाते हैं। आप देखिए वित्त मंत्री जी हमारी रोज जो है वो कहीं ना कहीं इतना कलेक्शन हो गया, फलाना हो गया, वही अब ये हाल न्याय संहिता में होने वाला है, न्याय प्रक्रिया में होने वाला है। कुछ नहीं है, आपने जजों की संख्या बढ़ाई नहीं, आपने कोर्ट में लंबित केसेस इतने पेंडिंग हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक क्लॉज उसमें दे दिया कि 180 दिन के अंदर आपको ट्रायल पूरा करना होगा और 180 दिन के अंदर जो है फैसला सुनाना होगा। सजाएं कम कर दी, सजाएं कम करने के लिए थोड़े से प्रावधान डाल दिए। ये तो पहले से भी निरंतर प्रक्रिया थी ना। आज मैं भोपाल की ही बात करूं, भोपाल में आप देख लीजिए अरेरा में नया थाना हुआ, वो हाईटेक के नाम से उसको स्थापित किया गया। हाईटेक के नाम से कुछ भी नहीं है। पेपरलेस के लिए हमने काम किया कि हम अब पेपरलेस काम करेंगे। आज भी थानों में जाके आपको रिपोर्टिंग ऑन हैंड राइटिंग से ही लिखी जाती है। आज आप एक आरक्षक के पास चले जाइए, वो FIR के लिए करेगा, तो वो कोई कंप्यूटर टाइपिंग, उनके पास कोई ऑपरेटर भी नहीं है, वो किसी को बेचारे को बुलाते हैं, उनके पास संसाधन ही नहीं है कि वो एक ऑपरेटर, हिंदी ऑपरेटर रख सके। हैंड रिटन जो है सब की चीजें चल रही हैं। आप जो है कोई भी अब FIR में कितना बड़ा आपने ले लिया कि कोई भी ऑनलाइन कर सकता है। मुझे किसी को परेशान करना है, मैं ऑनलाइन कर दूंगा, फिर जवाब प्रस्तुत करता रहूंगा। आप मतलब व्यवहारिकता भी तो देखिए। कोई अगर नौकरी पेशा वाला आदमी है, कोई बाहर बैठा एक राज्य दूसरे राज्य, बस उसे ऑनलाइन करना है, फिर अपने जवाब देखता रहेगा। अब जिसके खिलाफ आपने FIR डाल दिया उसको तो आपने मतलब जवाब प्रस्तुत करने के लिए कर ही दिया ना। ठीक है, आपने कहा कि ये जो चीजें हैं इसमें और विचार विमर्श की आवश्यकता थी, लेकिन इस विमर्श को एक लंबा समय हुआ। खुद गृह मंत्री ने कहा है कि लंबी बैठकें उन्होंने की हैं, विमर्श किया है और उसके बाद में ये चीजें लागू की हैं। लेकिन डॉक्टर शेषर उपाध्याय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बात आई है, एक संकल्प किया गया, एक बात रखी गई कि अंग्रेजों की गुलामी से आजादी जो हम पा रहे हैं, क्योंकि एक निशानी थी कि अभी तक देश में जो कानून लागू था वो अंग्रेजों के समय का कानून लागू था। क्योंकि जैसे यदि हम देखें कानूनों का अध्ययन यदि हम करें तो जब मुगल काल था भारत में तो उसमें इस्लामिक कानून चलते थे, शरीयत के कानून चलते थे, बहुत कठोर कानून थे। फिर अंग्रेजों का शासनकाल आया, अंग्रेजों के शासनकाल में कुछ कानून बदले गए और अब ये बात आई कि वो अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक थे, इसलिए हम उन कानूनों को बदलने जा रहे हैं। ठीक है, देश को आजाद हुए 7 दशक से ज्यादा हो गए हैं। 7 दशक के बाद, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो और भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से गुलामी के प्रतीक उन कानूनों को खत्म करना चाहती हो। इसके पहले भी गैर कांग्रेसी सरकारें रही हैं, उनके मन में कभी ये बात नहीं आई कि हम अंग्रेजों से गुलामी चाहते इसलिए कानून बदल दें। वास्तव में देश को आवश्यकता थी या नहीं, पहला सवाल। दूसरा कि जो बात कही गई है साक्ष्य अधिनियम में जो बिंदु प्रस्तुत किए गए हैं, नागरिक सुरक्षा संहिता में जो बिंदु प्रस्तुत किए गए हैं कि ऑनलाइन जानकारी देना है गिरफ्तारी के बाद आरोपी के घर वालों को तुरंत। दूसरा, उसमें एक और संशोधन जो किया गया है कि 45 दिन में उसको यदि मैंने कोई शिकायत की है तो उस शिकायत के 45 दिन में स्टेटस देना है और उसके बाद हर 15 दिन में उसका स्टेटस पुलिस को शिकायतकर्ता को देना है कि तुम्हारी शिकायत पे कहां तक जांच हुई है, क्या हुआ। ये तमाम चीजें, सुधार कितना सही हुआ है और वास्तव में सुधार की आवश्यकता थी या नहीं? सूरज जी, मैं अपनी बात, चूंकि एक टीवी पे ऐड चलता है, ये दाग बहुत अच्छे हैं। हाँ, आपने सुना होगा। हाँ, ये सरकार भी अब ये बदलाव बहुत अच्छा है। हमने बदलाव किसान कानून का देखा, हमने बदलाव GST का देखा, हमने बदलाव नोटबंदी का देखा और अब हम ये कह रहे हैं कि तीसरे टर्म में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये तीनों कानून बदल कर बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा सूरज जी कि अभी कुछ दिन पहले इसी भोपाल की घटना है, उससे जब दस्तखत करवाए गए, आपको शायद जानकारी होगी, हम हिंदी भाषी प्रांत के, अभी हमारे मित्र श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि कितने हिंदी भाषी राज्य हैं। हिंदी भाषी राज्य में जो जिस तरीके से काम किया जाता है, ना तो वो जो बता रहे थे वो श्रीमान जी वो आवेदन दे रहे थे और वो एक बाहर के कोई थे, वो अंग्रेजी में बोल रहे थे और हमारे यहाँ का वो थाने का पूरा स्टाफ सुन नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था और वो क्या कहना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे थे। फिर किसी एक दूसरे को बुलाया गया, वो अंग्रेजी में बताते थे, इसको हिंदी करके हमारे सम्मानीय लोगों को बताते थे। तो जिस देश में 99.99% लोग हिंदी भाषी हों, जिन राज्यों में, वहां पर जिस तरीके का ये मकड़ जाल बुना जाता है, आपको लगता है कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं, इसके पहले भी भारतीय न्याय संहिता में, भारतीय दंड विधान में ये था कि गिरफ्तारी के पहले आपको बताना होगा। आप ये आश्चर्य करेंगे कि कोई भी घर पे बैठे प्रतिदिन इस भोपाल नहीं देश भर में कई लाख करोड़ के साइबर फ्रॉड होते हैं। उसी सिस्टम पे बैठ के किसी के खिलाफ FIR दर्ज होगी और वो जाके उनको मेल भेजेगा कि ये फलाने थाने से मेल है। इसका तो कुछ रोक की कोई व्यवस्था है नहीं।
थानों में बिजली नहीं है, थानों में लाइट नहीं, थानों में सिस्टम नहीं चलते हैं, आपने कानून लागू कर दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी में, जैसा हमारे मित्र शर्मा जी ने बताया, शहर के ही सिस्टम में नेट को काम में आता नहीं है। पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता थी, ये आलोचना की बात नहीं है, लेकिन पहले आपको उनको शिक्षित करने की आवश्यकता थी। पहले आपको जिस तरीके से आपने व्यवस्था की है, आज थानों में अगर सुनवाई के लिए एक कम से कम, जैसा अभी शर्मा जी ने बताया, नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर का पद ही नहीं है वहां पे। आप थानेदार हैं, सिपाही हैं, अदवालदार जी हैं, सीएसपी जी हैं, सारे लोग हैं, लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई एक कंप्यूटर ऑपरेटर का पद डेवलप किया हो। ये तो सरकारों की दूरदर्शिता है। हम ऊपर बैठ के सीधा कह देते हैं कि नोटबंदी से आतंकवाद रुक जाएगा। नोटबंदी हो गई, लेकिन कई हजार लोग मर गए लाइन में लग लग के। आपने कहा कि किसानों को ये मिल जाएगा, लेकिन कई हजार किसानों की मृत्यु हो गई। अंततः जो परिस्थिति बनती है, मुझे लगता है यहाँ बहुत विद्वान लोग हैं, लेकिन यह सिर्फ एक प्रयोग है। इस प्रयोग को करने के पीछे सरकार का मकसद हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज देश में सबसे बड़ा, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तीसरे टर्म में करना था, तो आपको मैं आंकड़ा सही नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कई लाख प्रकरण 30-30 साल, 40-40 साल से चल रहे हैं। उन प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो पाती, जिंदगी गुजर जाती है। अभी एक स्टोरी आई थी, 4 पीढ़ी लगातार मुकदमा लड़ रही है, उनका फैसला नहीं हो पाया है। तो और करोड़ों में है ऐसी संख्या। और सूरज जी, अगर इनको बदलाव करना था तो सबसे पहले बदलाव ये करना चाहिए कि देश के जो हिंदी भाषी प्रांत के लोग हैं, जज फैसला करें हिंदी में, वकील बहस करें हिंदी में, और जो अपराधी है या जो आवेदक है वो कम से कम सुन तो सके। उसके लिए हम न्याय कर रहे हैं, और उसे पता ही नहीं है कि ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद एक सिपाही महोदय को बता दिया जाता है कि इसको फांसी हो गई है, इसको 10 साल की सजा हो गई है। वो आज तक नहीं समझ पाया कि उसने तो सब कुछ अपना पक्ष में बताया, लेकिन ये ऊपर बैठे लोग जो मकड़ जाल बुनते हैं और खेलते हैं, उसमें देश की 140 करोड़ जनता उलझती रहती है। और शायद इस उलझने को रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर ये कानून में बदलाव की कोशिश की है, तो 302 को 303 कर देने से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित करने से, देश को साधन संपन्न करने से। उन थानों को इतना हाईटेक कीजिए, व्यवस्था कीजिए, ताकि लोग समझ सकें कि आरोप अगर आपके ऊपर लगा है तो वो अपना जवाब दे सकें। ये बहुत सारे नियम है कि गिरफ्तारी होती है, लेकिन उन्हीं थानों में कितना इनका पालन होता है कि आपके वकील को बताया जाएगा, उसके सामने पूछताछ की जाएगी। देश मतलब हिंदुस्तान का एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि मुझे प्रताड़ित किया जाता है दिल्ली की जेल में, और मेरी सुनवाई नहीं होती है, तो और बाकी आम आदमी की क्या हैसियत है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर आपने जिस तरह से बताया कि कहीं ना कहीं अगर ये कानून लाए गए हैं तो उसके पहले जरूरत थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। बिल्कुल ठीक है शिशिर जी। यहाँ पर विभांशु जोशी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कानूनों को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है आज से, क्योंकि 1 जुलाई से ये जो नए कानून है वो लागू कर दिए गए हैं। और जैसा कि यहाँ पर अभी शिशिर जी ने भी बताया कि अगर ये कानून लाए गए हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की यहाँ पर जरूरत है। अब जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर पूर्व में चर्चा की थी सर, कर्नाटक में जब राज्य सरकार से इस बारे में सुझाव मांगा गया तो वहां राज्य के जो कानून मंत्री हैं HK पाटिल जी, उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ, उनसे विचार विमर्श करके इस पर सलाह देने को कहा गया, लेकिन उसके बाद उनकी सलाह नहीं मानी गई और उनसे मांगी भी नहीं गई। मतलब कह तो दिया गया लेकिन उनसे मांगी नहीं गई। उसके बाद उन्होंने कई चीजों पर चिंता जताई है। जैसे एक चिंता ये भी है कि अगर राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का कोई अपमान कर देता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। इस तरह के संशोधन भी किए गए हैं सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, समय की परिस्थिति के हिसाब से बदलाव जरूरी होता है। हम विकास के मार्ग पर जब आगे बढ़ते हैं तो एक जगह रुककर नहीं रह सकते। उस समय के हिसाब से हमारे लिए हमारी कानूनों में, हमारी व्यवस्थाओं में बदलाव की जरूरत है। आज नहीं तो फिर कब? हमेशा कभी ना कभी इसकी शुरुआत होती, और जब इसकी शुरुआत होती तो हम पूरी दुनिया से अपने आप में पिछड़ जाते। मुझे लगता है कि जो भारतीय दंड संहिता थी, जिसकी हम बात करते हैं 1860, अब आप देखिए लॉ ऑफ लैंड जिसे हम कहते हैं, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं रे ऑफ होप, भारत का संविधान, HOP, हार्मोनी, अपॉर्चुनिटी, पार्टिसिपेशन, इक्वलिटी। भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950, और IPC के लिए कहा गया है वो 1860 में बनी। अब आप देखिए, भारत का संविधान बनने से पहले हमारी IPC बनी हुई है। अब ऐसे में साफ तौर पर जो हमारी आने वाली जनरेशन जो है, या हम भी जो उसको पढ़ते हैं या हम कहीं पढ़ाने जाते हैं, तो साफ तौर पर उसके दिनांक से साफ दिखाई देता है ये कानून हमारे भारत के संविधान के पूर्व आया हुआ है। इसका मतलब यह साफ है, स्पष्ट है कि यह कानून जो IPC 1860 था
वो भारतीय संविधान के पूरी तरीके से अनुरूप नहीं था। तो निश्चित तौर पर बदलते परिदृश्य में, देखिए बदलते परिदृश्य में हम देखते हैं अलग अलग तरीके के अपराध हम सामने आ गए हैं। साइबर क्राइम बहुत खतरनाक अपराध, टेररिज्म एक बड़ा अपराध है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कई लोग मिलजुल कर अपराध करते हैं, एक वो बहुत बड़ा अपराध है। तो टेक्नोलॉजी के दृष्टि से कानून में बहुत बड़ा परिवर्तन जरूरी था। हम आधुनिक हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हम पांचवी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दौर पर जा रहे हैं। ऐसे में हमारा कानून पूरी दुनिया से अलग होगा तो हम कैसे खड़े हो पाएंगे। देखिए पूरी न्याय तीनों कानूनों को यदि आप देखें, पूरे नवीन कानूनों को यदि देखें तीनों को, तो आप देखेंगे कि 5 महत्वपूर्ण परिवर्तन इसमें किए गए हैं। इसमें 5 तत्व हैं। पहला तत्व है कि इसमें अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो इसमें बच्चों के मामले में फांसी तक की सजा, रेप होता है तो फांसी तक की सजा का प्रावधान है। दूसरा इसमें जो कड़ा प्रावधान है वो पीड़ित को पुनः पीड़ित होने से बचाना, अर्थात यदि कोई पीड़ित अपने न्याय के लिए किसी के दरवाजे पर न्याय मांगने जाता है या जाती है तो उसके साथ पुनः उसे पीड़ित ना किया जाए। ये इस कानून में परिवर्तन का सबसे बड़ा महत्व है। तीसरा जो तत्व इस कानून नए 3 आपराधिक कानूनों में है वो पीड़ित को उपचार मिलना चाहिए। देखिए किसी भी पीड़ित को पूर्ण न्याय तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि उसको उसके साथ जो हुआ है उसका उपचार उसे नहीं मिले। फिर जो चौथा तत्व इस कानून में है वो ये है कि पीड़ित को क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। यदि पीड़ित के साथ सिर्फ आप किसी को दंड दे दें और पीड़ित को क्षतिपूर्ति न मिले तो वह किस तरीके का न्याय। तो ये जो तीनों नवीन कानूनों में जो परिवर्तन हुआ है उसका चौथा तत्व है पीड़ित को क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। पांचवा जो महत्वपूर्ण तत्व इन 3 न्याय संहिताओं में है वो ये कि दोनों ही को, पीड़ित और आरोपी अपराधी दोनों का ही रिहेबिलिटेशन और रेस्टोरेशन समाज में वापस जरूरी है। देखिए हम समाज में किसी को समाज से अलग नहीं कर सकते। अपराधी को भी सजा के बाद, यदि वो सजा पूरी होने के बाद समाज में आकर रहना चाहता है तो अच्छे से रहे, उसका समाज में पुनर्स्थापना ये भी जरूरी है। तो पीड़ित का रेस्टोरेशन और रिहेबिलिटेशन ये भी जरूरी है और अपराधी जो है वो सजा पूरी होने के बाद समाज में सही तरीके से रहे। तो ये 5 बड़े तत्व हैं। अब हम बात करते हैं क्यों बदलाव की जरूरत थी। देखिए आप इसकी परिभाषाएं में जब देखते हैं तो अब देखिए भारत में लोकतंत्र है, राजतंत्र तो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब इसमें एक परिभाषा आती है जिस धारा 2 में, जिसमें कहा गया है कि क्वीन। अब भारत में जब राजतंत्र समाप्त हो गया है तो आईपीसी 1860 में क्वीन शब्द की परिभाषा होना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है। फिर आप देखेंगे पुलिस विभाग के साथ ही मैं चूंकि पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को, आईपीएस और अन्य अधिकारियों को पढ़ाता हूँ, न्यायालय स्तर पर भी अभियोजन अधिकारियों को भी मैं पढ़ाता हूँ। तो जब हम पुलिस के साथियों को पढ़ाने जाते थे पहले तो वो यही कहते थे कि यदि चेन स्नैचिंग कहीं स्कूटर, कार या सड़क में चलते हुए किसी व्यक्ति के साथ होती, किसी महिला के साथ होती है तो हम उसे किस धारा में लें। तो वो अक्सर क्या करते थे, उसे लूट की धारा में लेते थे। अब लूट की धारा में उसे लिया जाना बड़ा विवादास्पद था। अब इस कानून में जो नया भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसमें साफ तौर पर एक स्नैचिंग शब्द को व्याख्या किया गया है। तो अब उनके लिए बड़ा आसान हो गया कि उस धारा में उस बात का उल्लेख किया जा सके। ठीक उसी तरह हम देखेंगे कि आईपीसी 1860 में माइनर शब्द चलता था। तो अब माइनर शब्द का कहीं उल्लेख करना अब उचित नहीं है क्योंकि चाइल्ड शब्द का उल्लेख सब जगह आता है और कॉमन जेंडर मतलब लड़का और लड़की उसमें दोनों। तो अब कई धाराओं में माइनर की जगह चाइल्ड शब्द का इस्तेमाल इसमें किया गया है। अब ऐसे ही आप देखें आजकल हम अक्सर देखते हैं कि मंदिरों में चोरी होती है। तो जो थेफ्ट की परिभाषा है, जो चोरी की परिभाषा है उसमें ड्वेलिंग हाउस में सिर्फ घर में चोरी की बात कही गई थी। तो ऐसे में कहीं मंदिर, मस्जिद या किसी भी संस्थान में, धार्मिक स्थल में यदि कोई चोरी होती है या किसी भी हिंदू धार्मिक स्थल में चोरी होती है तो ऐसे में पुलिस विभाग के साथियों को एफआईआर कायम करने में परेशानी होती थी। अब उन्होंने जो थेफ्ट की परिभाषा में ये साफ तौर पर लिख दिया है कि प्लेस ऑफ वर्शिप भी उसमें शामिल होगी। तो आप देखिए ये जो परिवर्तन जो नए नवीन कानूनों में हुए हैं ये बहुत जायज है। उसमें कई ऐसी बातें जिसमें है 0 एफआईआर की बात जो पहले महिलाओं के लिए थी वो अब इसमें शामिल करी गई है। बहुत जरूरी होता है, आदमी
भय और विषम परिस्थितियों में कहीं पहुंचकर अपनी एफआईआर नहीं कायम कर पाता है, जी। उसके बाद उसके लिए समय सीमा बनाई गई है कि उस समय सीमा के अंदर फिर वापस वो थाने में उपस्थित होकर अपनी एफआईआर को जस्टिफाई करे। बिल्कुल, 15 दिन के अंदर तो भेजना जी, है उनको। तो इसलिए मुझे लगता है कि त्वरित न्याय के लिए जो दंड आधारित न्याय संहिता थी उसे अब न्याय आधारित कानूनों में बदलना एक लेकिन समय की यहाँ पर जो आवश्यकता है। विशेषज्ञों ने चिंता जताई है सर, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के उनका अगर आप अपमान करेंगे तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा जिसे पहले माना जाता था। देशद्रोही की धारा खत्म देशद्रोही कर की दी धारा गई। खत्म नहीं कर नहीं दी नहीं गई है। देखिए, मैं आपको जी, उसमें स्पष्ट जी, कर दूं। बदले जा रहा हूं आपके पास। जी हाँ। जी जी जी। देश देखिए, पहले उसमें राजद्रोह सेडिशन हाँ, की बात थी, जी, राजद्रोह। राजद्रोह। अब राजतंत्र समाप्त हो चुका है। हाँ। तो उन्होंने कहा है कि चूंकि राजतंत्र समाप्त हो गया है तो उसमें राजद्रोह शब्द को हटाकर हाँ। अब उसमें देशद्रोह शब्द को शामिल किया प्रयोग किया गया जाएगा, और बराबर। देश के खिलाफ किए गए और बाकायदा इसके लिए चैप्टर है। हाँ। देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन देखिए जी। इसमें, इस कानून जो नए कानून आए हैं उनमें बड़े अच्छे ढंग से समायोजित किया गया। हाँ। अभी आप देखेंगे पुराना जो आईपीसी 1860 में महिलाओं और बच्चों को लेकर कोई धारा 500 में पड़ी है, हाँ। कोई धारा 150 में पड़ी है, हाँ। 376 अलग पड़ी है, 509 अलग पड़ी है, कहाँ कहाँ ढूंढते लोग। जी। अब इसमें जो नया कानून है उसमें एक अध्याय 5 सीधे तौर पर 63 से लेके 99 तक 37 धाराएं हैं जिसमें सीधे तौर पर महिलाओं और बच्चों की बात करी गई। बिल्कुल। अब यदि आपको देखना है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए कौन सी धाराएं हैं तो आप सीधे चैप्टर 5 खोलिए, आपको उसमें सारी धाराएं मिलेंगी। बिल्कुल, तो- ठीक उसी तरीके से चैप्टर 6 ह्यूमन बॉडी के खिलाफ होने वाले अपराधों को चैप्टर 6 में लिया गया। तो सारी चीजों को उठाकर एक जगह समायोजित कर देना ये ठीक इस है। कानून की ठीक बड़ी है। पहल है। उपाध्याय जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं सूरज जी, एक्चुअल जी। में जोशी जी ने जो कहा, 5 उन्होंने जो पॉइंट गिनाए हैं, हाँ। मैं वो चूंकि बहुत विद्वान है, जी। देश भर में काम करते हैं, हाँ। लेकिन ये 5 कानून ऑलरेडी चल रहे थे, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। जोशी जी, मलखान सिंह को अगर डाकू था, समर्पण करा के उसको आम शहरी बनाने का इसी हिंदुस्तान में उसको मौका दिया। हाँ। फूलन देवी को मौका दिया गया था। बिल्कुल, सांसद दूसरी रही बात, वो तो। हाँ। अगर अपराधी है उसके बाद भी जो आपके सम्मानीय हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, अगर अपराधी है अस्पताल में जाके एडमिट हो जाते हैं हाँ। फर्जी वो बनवा के, तो हमारे देश में ही उनको ये लाभ मिल रहा है और ये 60 सालों से मिल रहा है, जी। 70 सालों से मिल रहा है। जी। ये जो 5 आपने गिनाए हैं, हाँ। ये ऑलरेडी हमारे साथ हर एक उसमें है, ठीक। उनको अधिकार है अपना पक्ष रखने यानी का। कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि 1860 में जो कानून चलते थे वो ब्रिटिश काल में बनाए गए थे, हाँ, और अब ये ये मोदी जी ने बनाया। भारतीय न्याय ठीक है, संहिता। बस, बस, ठीक है। ठीक है, आपने जो बात कही वो बात लेकर के जब जोशी जी का टर्न आएगा तो मैं उनके पास आऊंगा, लेकिन अभी मैं श्री कृष्णा धौसेली जी आपके पास आना चाहूंगा कि यहाँ हमारे भारतीय संविधान में या भारतीय न्याय व्यवस्था में एक शब्द कहा जाता था कि न्याय में देर होना भी अन्याय का प्रतीक है। ये हमारे यहाँ शुरू से चलता आ रहा है। आज कुछ अलग से व्यवस्थाएं लागू हो गई, जो नए कानून आए हैं कि भाई इतने दिन में आपको एफआईआर दर्ज करने के बाद में आरोप तय करना है, इतनी सुनवाई के बाद में, इतनी सुनवाई के इतने दिन बाद फैसला सुनाना है, फैसला सुनाने के इतने दिन बाद अपलोड करना है। तो जब ये प्रक्रिया पहले से थी और उस समय भी लोग कहते थे, जैसा कि अभी उल्लेख किया उपाध्याय जी ने बताया भी कि 4 पीढ़ियां चुनाव मतलब केस लड़ रही हैं और वो केस लड़ते लड़ते न्याय नहीं मिला, मतलब न्याय मिलने में देर अन्याय है। तो अन्याय यदि पहले होता रहा है तो अब उसका कितना अनुपालन होगा, इस पर भी तो सवाल खड़े हो सकते हैं। मैं लॉर्ड मैकाले के समय की बात करना चाहता हूँ। जब लॉर्ड मैकाले से 1834 में थे, उस समय देश की परिस्थिति बहुत भिन्न थी, क्योंकि उस समय ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी, आपके पुलिस भी नहीं थी, न्याय व्यवस्था भी नहीं थी और आपका ऐसा कोई शेड्यूल भी नहीं था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि न्याय विधि विभाग का स्थापना की। उन्होंने उस विभाग को जाकर के सारी चीज़ों को बारीकी से, जितने भी सेक्शन थे सारे सेक्शन में बारी से उन्होंने जैसे विधि विधेयकों से पूरा मैटर लिया और उस पर चिंतन करके फिर सेक्शन को तैयार किया गया। इस समय जो सरकार, वर्तमान सरकार ने अपने क्रेडिट लेने के लिए इन्होंने एक किसी भी विधि लॉयर की या विधि विभाग की एक्सपर्ट रिपोर्ट नहीं ली, इन्होंने से उठा करके सेक्शन चेंज कर दिया। जैसे कि मेरा भी एक विद्वान साथी ने कहा कि कोई व्यक्ति असामाजिक तथ्य है, उसे 20 साल की सजा पड़ जाए तो वापस समाज में आना चाहता, तो क्या ऐसे में सरकार क्या उसको मकान बना के देगी या क्या सरकार उसको रोजगार की व्यवस्था करेगी? तो मुझे तो इसमें ऐसा कोई कुछ समझ नहीं आता है। सिर्फ इसमें जैसे सेक्शन में 376 में 64 का दिया उन्होंने, 302 को 103 में कर दिया उन्होंने, तो इसमें तो ऐसा मुझे कहीं नहीं लगता। ये डेफिनेशन पे बात करते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें जो भी असामाजिक तथ्य है जो वापस समाज में आना चाहता है तो उसे कहीं ना कहीं न्याय मिलता।
तो मुझे इसमें तो ऐसा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। ठीक है, यहाँ ये खामी भी एक बताई गई है कि जो ये चीजें हैं, ठीक है, जो 5 बिंदु गिनाए गए, 5 तत्व गिनाए गए हैं, वो 5 तत्व लागू होंगे और वो चीजें थी पहले प्रावधान में थी, अब उनको लागू करने की बात है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो अभी इस समय उत्पन्न हो रहा है कि वास्तव में वो मंशा, जिस मंशा से ये परिवर्तन किया गया है, वो मंशा पूरी कब होगी, उस मंशा को पूरी करने की इच्छा शक्ति किसमें है। और क्योंकि जो चीजें हैं, ठीक है, नाम बदल दिए गए हैं, 302 को 113, 103 कर दिया गया, ये तमाम चीजें हैं अपनी जगह, लेकिन वास्तव में दंड और न्याय के बीच का भेद यदि खत्म हो पाया तब तो ये सार्थक होगा। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, दंड से लेकर न्याय तक, क्योंकि अपने कानून तो अब कर दिए गए हैं, लेकिन ये जो शब्दों का परिवर्तन किया गया है, इसे कितना अपनाया जाता है वो भविष्य में देखना होगा। पर यहाँ पर जिस तरह से आपने मंशा की बात की है, इसी मंशा को विपक्ष जो है, विरोधी जो है, जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी का डार्क ओवर है। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपकी प्रतिक्रिया में इस पर चाहूंगी। ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से, विरोधियों की ओर से, कि अपनी सत्तावादी तरीके से इन तीनों बिलों को अपने आप में ही पास करा दिया गया, किसी से विचार विमर्श नहीं किया गया। जी बिल्कुल, मैं तो इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा कि सन 1860 के कानून की बात तो की जा रही है, पर हमारी ही जो न्याय की जो सामाजिक प्रक्रिया रही है, जो पारंपरिक प्रक्रिया रही है, जो समाज मिलकर के न्याय करता था, जो पंचायत व्यवस्था थी, उसकी तरफ विचार करने की बिल्कुल उस विचार करने का ध्यान नहीं दिया गया। और जो लगभग 20 साल पहले ग्रामीण न्यायालयों का गठन किया गया था, तो उसमें कुछ कानूनी विशेषज्ञों की राय भी ली जाती थी और स्थानीय लोग जो है, वो जो मैच्योर्ड लोग होते थे, वो बैठ करके कुछ चर्चा करते थे। जब देश भर में आप कानून की धाराओं के नंबर तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे मुकदमे पेंडिंग होने के बाद इस सब के साथ में जो न्यायिक पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाने की बात कहीं पे कोई स्पष्ट नहीं की जा रही है। न्याय करने वाले सीमित लोग हैं, पुलिस का अमला बहुत सीमित है। स्थिति ये है कि अभी लगभग 15 दिन पहले की बात है, मुख्यमंत्री के शिकायत पोर्टल पे एक पत्रकार महोदय ने शिकायत की, तो थाने से एक पुलिस वाले उनको धमका रहे थे कि शिकायत वापस ले लें। अब आप ध्यान से देखने की जरूरत है कि जो पुलिस वाले धमका रहे थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर उनके पास में काम का वजन ही इतना है, थाने में इतनी शिकायत आती है कि वो उनको हल करने के लिए स्टाफ की कमी है हर जगह। जब स्टाफ की कमी होती है तो कम से कम स्टाफ बढ़ाने की, और कितने लोगों के ऊपर या कितने मुकदमों के ऊपर कितने न्यायिक अधिकारी रहेंगे, इस सब की जिम्मेदारी भी सरकार की है ये तय करने की। तो ऐसा कुछ तय नहीं किया गया, ऐसी कोई कार्यनीति नहीं बनाई गई। कहा जा रहा है गृह मंत्री की ओर से कि 4 साल इस पर विचार किया गया है। सर 4 साल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या विचार किया गया? मतलब यदि इसमें 4 साल विचार किया जाता तो किस लिए न्याय में देरी हो रही है, उसको हल करने का क्या व्यवस्था की गई है? ये तो जजों के ऊपर ये प्रेशर बनाया गया है कि इतने दिन के अंदर फैसला करना है, लेकिन जजों की कमी के ऊपर कोई विचार नहीं किया गया। इसमें आज जो पुलिस तनाव में रहती है, उस तरीके से न्यायिक अधिकारियों को भी तनाव में रखने की कोशिश की जा रही है। सही बात तो ये है कि ये जो जिस तरीके की विचारधारा से प्रेरित लोग जिस तरीके का काम कर रहे हैं, उसमें सबको किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो न्यायिक अधिकारी हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, सबको किस तरीके से प्रेशराइज करके रखा जा सके, ये सब इस तरीके की मानसिकता का द्योतक है। डिजिटल इंडिया की बात करते, अभी तो डिजिटल इंडिया एक्ट के लागू होने का समय आने वाला है, और आप देखेंगे कि डिजिटल इंडिया के बहाने जो है पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की जो ताकत है लोगों की, उस सब पर किस तरीके से कुठाराघात होने वाला है। अब आप ये भविष्य में धीरे धीरे ये किस ओर जा रहे हैं, ये सब बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। हमारी पंचायत व्यवस्था में हमारे लोग बैठ करके ये तय करते थे कि कौन लोग आपराधिक प्रवृत्ति का है। ये हो सकता है कि कोर्ट में किसी अपराधी के खिलाफ कोई गवाही देने के लिए हिम्मत न कर पाए, लेकिन मोहल्ले के लोगों को तो पता है कि कौन अपराधी प्रवृत्ति, सबूतों को मान्यता दी जाएगी। सर ये कह रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ एक बात और है, जैसा आपने कहा कि अभी और चीजें लागू होने वाली, क्योंकि जैसा कि एक बात और है, ये लिटमस टेस्ट है
हाँ। दरअसल ये धाराएं बदल के केवल जी। लिटमस टेस्ट किया है नहीं। कि प्रतिक्रिया क्या होती है। यहाँ एक ठीक बात है। इसके आगे जो है हाँ। जो असल कानून आने वाले हैं हाँ। वो इसके बाद आएंगे। लेकिन मैं- और समाज मैं यहाँ भोगेगा। मैं जिक्र करना चाहूंगा टेलीकॉम एक्ट का, जो 26 जून को लागू कर दिया गया है और उस पर ना कोई विमर्श की आवश्यकता हुई, ना चीजें हुई हैं। बस ये कहा गया है कि ये टेलीकॉम एक्ट 26 जून रात 12 बजे से भारत में लागू हो चुका है और इस एक्ट के तहत भारत सरकार कभी भी किसी भी टेलीकॉम कंपनी को अपने प्रभुत्व में ले सकती है, प्रबंधन में ले सकती है। और एक साधारण व्यक्ति के द्वारा अपने किसी मित्र को कोई संदेश भेजा जा रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज किया जा रहा है, तो उसे सरकार पढ़ सकती है और सरकार चाहे तो रोक भी सकती है, वहां तक पहुंचने भी नहीं दिया निजता का जाएगा। हनन साफ तौर पर। एक तरफ संविधान हमें निजता का अधिकार देता है, हमारी निजता की सुरक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उत्तरदायित्व संरक्षक है हमारे मौलिक अधिकारों का, और उसके बाद इस तरह के कानून लागू हो जाते हैं। लेकिन सुनील श्रीवास्तव जी, यहां मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बात हो रही है न्याय में देरी की, बात हो रही है दंड संहिता की, बात हो रही है न्याय संहिता की। आईपीसी की यदि हम बात करें तो उसमें एक प्रावधान है कि एक व्यक्ति ने अपराध किया है, एक व्यक्ति ने उस अपराध के विरुद्ध में फरियादी बनकर के फरियाद लगाई है, न्यायालय में प्रकरण चला है और उस जो अपराधी है उसका अपराध सिद्ध होने पर, जो आरोपी है अपराध सिद्ध होने पर उसे दंड दे दिया गया और जो फरियादी था उसे न्याय मिल गया कि उसको सताया गया था और जो अपराधी था उसे दंड मिल गया। ये प्रक्रिया पहले भी थी। अब आज से जो कानून लागू हुआ है भारतीय न्याय संहिता, इसमें भी यही होना है कि यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है, उसकी शिकायत की विवेचना होती है, जो आरोपी होता है उस पर दोष सिद्ध होता है तो उसे सजा दे दी जाएगी और जो वादी है उसे न्याय मिल जाएगा। फिर ये दंड संहिता और न्याय संहिता में अंतर कहां से आया, मुझे वो समझना है। देखिए, इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु ये है हम्म, कि डिबेट का, बहस का, आर्गुमेंट का, ये आम पब्लिक में हाँ एक मैसेज ये जा रहा है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून को बदलना है। जी, बिल्कुल। ये 1860 का कानून है और इसको बदलना है। हम्म, ठीक है, आपने बदल दिया, लेकिन आपने उनकी भाषा को तो अपना लिया। हाँ 1860 में जो अंग्रेज कानून बना गए थे वो अंग्रेजी भाषा में बना गए थे और उन्होंने आज तक अंग्रेजी भाषा चल रही है, वो देश स्वतंत्र करके चले भी गए। लेकिन इस बारे में कोई भी नहीं समझ रहा, ना कोई डिबेट हो रही, ना कोई कॉन्फ्रेंस हो रही, ना पब्लिक से आवाज आ रही कि जिस कानून को अंग्रेजों को समझ के बदला गया, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले की भाषा को आज हम जहां की तहां रख के बैठे हैं। जिस व्यक्ति का केस चल रहा है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ अंग्रेजी में आर्गुमेंट और बहस होती है, ठीक है। वो व्यक्ति वहां पे गया, उसको पता ही नहीं है उसका वकील और सामने वाला वकील किस भाषा में उसके बारे में क्या बात कह रहे बिल्कुल हैं, सही। कौन सा मुद्दा उनसे छूट गया और कौन सा बचा। हाँ अगर हिंदी में ये सब प्रक्रिया होगी तो वो बता सकेगा अपने काउंसिल को जी, कि ये चीज और आप छूट गई है, इसे आप बता दीजिए। हाँ। क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या क्या नहीं हुआ। हो सकता है कहीं मैनिपुलेशन चल रहा हो, दो लोगों में मैनिपुलेशन चल रहा है, इसकी जवाबदारी किसकी रहेगी? बिल्कुल। इसकी जवाबदारी जो कानून इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनकी रहेगी। अब सवाल उठा कि ये कानून क्यों बदला। हाँ कानून की एक कमेटी बनी शायद, मुझे पूरी जानकारी नहीं है किन लोगों ने बदला और क्यों बदला और कैसे बदला। हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, फील्ड के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, वो समस्या होती है, जो लोग वहाँ पे उस केस को ट्रायल कर रहे होते हैं, जैसे मैं अभियोजन बैंक से हूँ, मैं जी। नेशनल एजेंसी को एडवाइस भी करता हूँ, जी। पुलिस को भी करता हूँ और उनकी तरफ से केस को भी कंडक्ट करता हूँ। जी, तो आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं आया कि आपकी समस्या क्या है, हाँ आप इनको कैसे एडवाइस करोगे और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। तो जो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है या ट्रायल कर रहा है, उसकी राय को नजरअंदाज किया गया। ये किन लोगों ने बैठ के कानून को इम्प्लीमेंट कर लिया, कानून में बदलाव से कोई भी असहमत नहीं होगा, पर उसका तरीका अलग होना चाहिए। उसका तरीका ये होना चाहिए कि आपने अंकों में बदल दिया कि 302 की जगह 103 लगेगी, जो बरसों लग जाएंगे याद करने में, 307 और ये क्यों बदला? आप डेफिनेशन बदल देते, कोई संशोधन कर देते, समस्या वहां आ रही है बस। आज आपको हर चीज खोल के देखना पड़ेगी। आज मेरे पास कोई एजेंसी आती है, नेशनल एजेंसी के साथ, इसके अंदर आपको एक ओपिनियन देनी है, केस की ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन किस ढंग से किया जाए, तो मुझे कम से कम आधा और 1 घंटा खराब करके उसको देखना पड़ेगा, जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करने के बाद उनको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो ये जो कानून हुआ है, ये विकास का मुद्दा नहीं है। विकास अलग होता है और आम जनता के अंदर जो सहूलियत या कोई चीज पहुंचाई जाती है, वो उसकी भाषा में, उसके लेवल पे, उसके विचार पे पहुंचाई जाती है, आपने भाषा की जो बात कि नहीं कही, पहुंचाई आपने गई। भाषा की बात कही, तो अभी भी हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, इनके नाम परिवर्तन करने के बारे में विचार किया जाना चाहिए था क्या? और
कई शब्द हैं, हालांकि कुछ शब्दों को विलोपित कर दिया गया है, ताजीरात हिंद जैसा पहले उल्लेख होता था, उस शब्द को खत्म करने की बात कही गई, दफा की बात कही है। हम धारा की बात करते हैं, कई जगह हमें दफा 420, हालांकि अब वो नहीं रही है उस प्रकरण के लिए, लेकिन दफा की बात, तो इन शब्दों को विलोपित करने पर भी विमर्श होना चाहिए क्या? देखिए, जिन शब्दों का कोई मतलब नहीं है उनको आपने तत्काल बदल दिया। दफा हो, ताजीरात हिंद, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? आम भाषा जो आम जनता, आम पब्लिक समझ सके, उन शब्दों का इस्तेमाल होके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपको जैसे ही आपने तीनों कानून बदले थे, नंबर 1 अंकों में कोई बदलाव नहीं होना था। नंबर 2, आपको पूरा का पूरा यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक हिंदी भाषा के अंदर जब हम अंग्रेजों के कानून को बदल रहे हैं तो पूरे अंग्रेजियत को ही बदला जाएगा। तो समझ में आता है कि आपने पूरे अंग्रेजियत को खत्म कर दिया। लेकिन भाषा को इस्तेमाल करके या एक्सेप्ट करके आप क्या बताना चाहते हो और किसको खुश करना चाहते हो, ये अलग मैटर है। यहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, इसका मैटर नहीं है। यहाँ पे सवाल है आम जनता, प्रोसिक्यूशन या जुडिशियल उसको इम्प्लीमेंट किस साधारण ढंग से करे, उसका किताब पुरानी है, कहानी नई है, ये कहा जा सकता है कि पुरानी किताब में एक बार फिर से नई कहानी लिखने की कोशिश की गई है, लेकिन वो कहानी कितनी तथ्यात्मक है और जनता तक कितनी पहुंच पा रही है, इस पर अभी से सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज, जिसका आगाज जैसा ऐसा हुआ है उसका अंजाम कैसा होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभिषेक शर्मा जी, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं नए कानूनों को लेकर, क्योंकि जिस तरह से चर्चा की जा रही है और इसका शुरुआत से ही विरोध होना जो शुरू हुआ है, जैसे कि अभी खड़गे जी कह रहे हैं कि हम बुलडोजर न्याय प्रणाली जो चलती है उसको नहीं चलने देंगे। इसके साथ साथ महिला अपराधों को लेकर जो बात की गई है कि वीडियोग्राफी अब अनिवार्य कर दी गई है ई सबूतों को लेकर, लेकिन क्या महिला अपराधों को रोकने के लिए भी कोई कानून बनाए जाने चाहिए थे? इस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए था। फिर अगर इस तरह के जो संशोधन किए गए, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई कॉपी पेस्ट आपने कर दिया गया है और सिर्फ ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इससे ये बताया जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के मोदी के अपने नए कानून हैं? ऋषिका जी बिल्कुल सही है, ये मोदी के इन 3 नए कानून ही माने जाएंगे। देखिए, हम 3-4 पद्धतियां जो नई चीजें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए थे, क्या हासिल हुआ आज उसका? शिक्षा मंत्री कहीं नहीं दिखे और नीट का मामला नया उठ गया और आज तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहीं लागू नहीं हुई। ठीक है, फ्लॉप हो गई आपकी नीतियां, कहीं भी कुछ नया डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है। और उस समय आपको याद हो कि हर जिला शिक्षा अधिकारी, हर शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा विभाग प्रदेश का परेशान था कि कौन सी नई पुस्तकें आएंगी, क्या चेंजेस होंगे, क्या पद्धति होगी, कैसे भी, उस पर कुछ भी आज भी लोगों को पता नहीं चला और वो भूलवश जो है वो बस भूल ही बना हुआ है। ऐसे ही आप कानून लेकर आए, एक परिवहन विभाग पर लेकर आए थे, आपने एकदम से आनंद फानंद में नितिन गडकरी साहब ने और उन सब ने मीटिंग करी कि हमने की है और देश में एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं और 5000 का जुर्माना होगा। मालूम पड़ा कि एक छोटा सा स्कूटी वाला उसने रेड लाइट जंप किया और 5000 उतने का स्कूटर नहीं है और उसको जुर्माना भरना पड़ा। क्या हुआ उसका भी हस्र। अब आप ये 3 नए कानून लाई, क्या ये पहले नहीं था? चाइल्ड पास्को एक्ट क्या पहले नहीं था? क्या नाबालिगों से छेड़छाड़ और उस पर कानून पहले नहीं था? क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पहले नहीं था? क्या महिला थाने आज कितने हैं हमारे प्रदेश में? आप पूरे भोपाल में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही थाना मुझे नजर आता है, बाकी सभी जगह एक नियम लागू किया गया था कि हर थाने में एक महिला कांस्टेबल होगी, थाना होगा और इवन चाइल्ड अब्यूज और उसके लिए भी एक अलग से छोटा सा एक जो है डिपार्टमेंट होगा। कहीं नहीं है, आप पूरे भोपाल में आप चले जाइए 1 या 2 थाने में होंगे। ठीक है। उसके बाद आप न्यायपालिका में चले जाइए। हमारे भोपाल में सबसे बड़ा नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट है, वहाँ रोज अच्छी कॉन्फ्रेंस होती है, वर्ल्ड लेवल के फोरम जो है न्याय पर, उन तक में आज तक कोई भी ऐसा फोरम नहीं हुआ कि कोई एक कॉन्फ्रेंस हमने सुनी हो कि उस पर बहस हो रही हो या कुछ हो रही हो। अब गृह मंत्री जी का आप देख लीजिए, तो कानून मंत्री कहाँ है? गृह मंत्री का काम है तो वो कानून मंत्री, मतलब गृह मंत्री कानून सब एक ही हो गए। कानून मंत्री का तो कुछ सवाल ही नहीं, मतलब आपने जो मंत्री पोस्ट बनाई हुई है उसमें कहीं तो सलाह मशवरा भी नहीं माने गए सर। आप बताइए ना, उनके सलाह मशवरा भी नहीं मानी गई है। तो आप यहाँ पर, और सूरज जी आपने दूसरों के लिए रबर स्टैम्प की बात किया करते थे। सूरज जी आपने एक चीज कही कि पुरानी किताब नई कहानी, तो यहाँ जो है ना वही किताब है और उसके ऊपर ना नया कवर लगा के प्रस्तुत कर दिया गया है कि ये एनडीए की सरकार में ये हो रहा है। ठीक है, बात हुई कि जहाँ से सलाह आनी चाहिए थी, जिनके विमर्श होना चाहिए था, वहां से विमर्श नहीं हुई, राय नहीं गई। सभी मेहमानों से आग्रह है समय सीमा को देखते हुए कि अपना अपना मंतव्य थोड़ा सा कम शब्दों में रखें, समय सीमा को देखते हुए। और आदित्य नारायण उपाध्याय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि बात जिस तरह से, जिस संदर्भ में आज हम परिचर्चा कर रहे हैं, नए कानून लागू हो गए हैं, देश में कुछ नवाचार हो गया। एक बात यहाँ पर आई कि प्रयोग किया गया, जैसा आपने भी कहा कि ये एक लिटमस टेस्ट है,
अभी नए कानून और आना है, तो क्या भारत और भारत के लोग एक प्रयोगशाला का हिस्सा हो गए और एक प्रयोगशाला हो गया है देश की, जहां कोई भी आए अपना अपना प्रयोग करके चला जाए? पहले कुछ लोग आए, एक नया प्रयोग हुआ, फिर एक और आया, उसको रद्द करके दूसरा प्रयोग कर दिया। तो क्या हम भारत के लोग और भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत देश जो है, केवल एक प्रयोगशाला के रूप में है? देखिए, कुछ सालों पहले जो है किसानों और खेती से संबंधित कुछ कानून लादे जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसानों ने समय पर उसको भांप लिया और पूरे देश में विरोध किया और दमदार विरोध किया। इस कारण क्या हुआ कि सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े, सरकार को वो सिस्टम जो है लागू नहीं कर पाई। तो उसमें क्या हुआ कि पब्लिक डोमेन में उस चीज को आने से किसानों को समय मिल गया। अब ये बारी किसकी आई? जो पढ़े लिखे समझदार अभिभाषकों और न्यायिक अधिकारियों से संबंधित बात की। आम जनता से जुड़ी हुई है जरूर, लेकिन ये जो सिर्फ धाराएं बदलने का या छोटे मोटे जो परिवर्तन जिस तरीके से किए हैं, इसमें सबसे ज्यादा परेशानी आने वाली न्यायिक अधिकारियों को और अभिभाषकों को ही है, न्याय से जुड़े हुए लोगों को, पब्लिक को नहीं है। जो अपराधी है या जो जिसने भोगा है, जो सफरर है, उनको इसमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। समस्या उसके प्रस्तुतिकरण में है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत जिन लोगों को आने वाली है, चूंकि वो पढ़े लिखे लिटरेट लोग हैं, इसलिए इसमें पब्लिक डोमेन में इसकी चर्चा का समय ही नहीं दिया गया है। तो ये अब इस चीज का पूरा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये चीज जो है पब्लिक डोमेन में आएगी और माननीय अभिभाषकों के बीच में आएगी, निश्चित तौर पे इसका पुरजोर विरोध होगा और निश्चित तौर पे लाखों किताबें हैं कानून की, सब किताबें फेल हो गई एक दिन में। 1 जुलाई का सुबेरा देखते देखते लाखों किताबें लाइब्रेरीज में, न्यायालयों में, अभिभाषकों के दफ्तरों में जितनी रेफरल बुक्स थी वो सब फेल हो गई। तो अब ये जितनी समस्या जिन लोगों को फेस होने वाली है, ये उनके पाले में गेंद है। नहीं, एक बहुत अच्छी बात आपने कही। ये गेंद उनके पाले में, उनको विरोध करना चाहिए, उनको स्थगित कराना चाहिए और ये स्थगित होना चाहिए। ठीक है, गेंद अब आपके पाले में है। मैं क्रम तोड़ रहा हूँ। विभांशु जोशी जी, आपके पास आ रहा हूँ। जो रेफरल की बात की, रेफरेंस की बात हुई है, कई बार हम कई केसों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हैं अभिभाषक लोग कि उस समय इस संदर्भ का केस था, इस धारा का केस था, तो उसमें यह निर्णय आया था, हवाला दिया जाता है। क्या वर्तमान में इस कानून के लागू होने के बाद में किसी हत्या के प्रकरण में किसी संदेह का लाभ दिलाने के लिए कोई आरोपी पक्ष का यदि अभिभाषक है, तो क्या वो धारा 302 का हवाला दे पाएगा? जी बिल्कुल दे पाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट का जो माननीय न्यायाधीश का जो जजमेंट होगा, उसमें जिस धारा का जो उल्लेख होगा, उस धारा को वर्तमान धारा के साथ मैच करके वो उस धारा का उल्लेख करेगा। और जैसा कि हमारे साथी पॉक्सो एक्ट की बात कर रहे थे, पॉक्सो एक्ट के बाद जेजे एक्ट 2015 आया था, तो पॉक्सो एक्ट में जेजे एक्ट 2000 की जो बातें थी वो 2015 के साथ मैच कर ली गई थी। तो कानूनों में जो परिवर्तन होता है, पुराने कानून के हिसाब से जो उच्चतम न्यायालय के फैसले होते हैं, उनमें जो धारा का उल्लेख होता है, उस धारा से जो मैचिंग की धारा होती है, उसको वहां रेफरल के तौर पर इस्तेमाल करके उस जजमेंट का लाभ लिया जा सकता है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं आनी पड़ी। लेकिन हाँ, विधि विशेषज्ञों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं तो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन हमारे साथी अभियोजन अधिकारी हैं, लेकिन मैं जो मध्य प्रदेश के जो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन है वो बहुत सक्षम है। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिला स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सबको तैयार किया जा रहा है नए कानून के लिए। ये एक बड़ी बात मध्य प्रदेश में देखने को आई और हमारे साथी को भी मेरे ख्याल से ट्रेनिंग हो चुकी होगी उनकी। विभांशु जोशी जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ठीक है, ये सारी चीजें करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर देखिए तमाम लोगों ने यही कहा है कि जो चीजें अभी, जैसे आपने 5 तत्व पहले गिनाए थे, तो शिशिर उपाध्याय जी ने भी कहा कि ये सारी चीजें पहले से भी थी, जो अभी है वो पहले से भी थी। और यहाँ पर जो नई चीजें, जो नंबर्स को लेकर देखिए, जो निचले स्तर पर चीजें हैं सर, वो तो याद करने में दिक्कत जाएगी ना। हम उस काम को करने में बहुत ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं जिस काम को करने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे थोड़ा सा देश न्यूज के एंकरों से इस बात पे बड़ी आपत्ति है कि वो खुद ही अपनी बातें बोलकर खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर होगी। ये क्या है? मैं देश न्यूज के एंकर से पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज दिस? क्या ये विक्टिम को रीविक्टिमाइज होने से बचाना नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। पीड़ित के नजरिए से देखिए, यदि मैं विभांशु जोशी पीड़ित हूँ, उनको एफआईआर करने की ये सुविधा मिली है, तो वह पुनः पीड़ित होने से बचाना। आप ही थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि
ई गजेट्स को लिया गया है, हाँ, एक्सेप्ट किया। हाँ, देखिए हमारे संविधान में 3 व्यवस्थाएं हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक। आप तीनों को मिक्स मत करिए। हाँ, विधायिका का काम होता है कानून को बनाना। अब ये जो प्रश्न आप जो आज कर रहे हैं वो जी। कार्यपालिका का है जी। कि विधायिका ने जो कानून बना दिया है, हाँ, अब ये कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि उस कानून को बराबर तरीके से लागू करें। देश की जनता के सर्वोत्तम हित में लागू करना ठीक। चाहिए। तो जो मेरा जो दूसरा तत्व था, वैसे जी। तो सारे पांचों तत्व में अलग अलग तरीके की इस कानून में व्याख्यान हुआ है। जब भी होगा तो मैं उन किताबों का उदाहरण आपको दे दूंगा। जैसे कम्युनिटी सर्विसेज का एक नया व्यवस्था, इसमें जो पहले 5 सजाओं के प्रावधान थे, अब इसमें एक नई सजा कम्युनिटी सर्विसेज शुरू करी गई है। हाँ, अब उसमें ये कहा गया है कि यदि 5,000 रुपए से कम की कोई चोरी है हाँ, तो उसमें कम्युनिटी सर्विसेज का प्रावधान किया जा सकता है। हाँ। अब ये देखिए एक बड़ी पहल है, हाँ। इस तरीके की सजा को लेकर आया गया है। इसमें ये भी उल्लेख किया गया कि यदि चोरी करने के बाद पैसा वापस कर देता है हाँ, तो ये कम्युनिटी सर्विसेज का एक बड़ी पहल। हाँ। आप कोई अधिकारी को डराने के लिए कोई आदमी आत्महत्या की धमकी देता है, हाँ। तो उसमें कहा गया है कि कम्युनिटी सर्विसेज में उसको हाँ। लिया जा सकता है। ठीक। अभी आपने डिजिटल एविडेंसेस के बारे में बात करी, मैं हाँ। छोटे में एक लाइन जी। में खत्म कर रहा हूँ। डिजिटल एविडेंसेस की बात करिए। हाँ। आप जो हम लोग न्यायालय में जाते हैं, हमें मालूम पड़ता है कितनी परेशानियां होती हैं। हाँ, एविडेंस एक्ट में डिजिटल एविडेंसेस के बारे में कुछ नहीं था। हाँ। अब हमें क्या होता है, न्यायालय में डिजिटल एविडेंसेस के मामले में आईटी एक्ट और दोनों को मैच करके उसे साबित करना होता है। अब साफ तौर पर कोई ग्रे एरिया नहीं रह गया है और डिजिटल एविडेंसेस में एविडेंस एक्ट में वो सब चीजें जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने वो चीजें शामिल कर ली है। बिल्कुल। तो न्यायालय में काम सुचारू होगा, ठीक है। उनको किसी तरीके का ग्रे एरिया नहीं रहेगा। बिल्कुल। चूंकि समय की सीमा है और श्री कृष्णा दोसले जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तरफ जो बात हुई डिजिटल करने की, कि EFIR थानों में, न्यायालयीन प्रक्रिया में जो कागजों का जितना खर्च होता है, तो वो पेड़ काटे जाते हैं, कागज खर्च होते हैं उसमें, तो वो बच जाएगा। प्रकृति के संरक्षण की बात कही गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पुरानी किताबें थी वो व्यर्थ हो जाएंगी, नई धाराओं की नई कानूनी किताबें छपेंगी, उसमें कितना कागज खर्च होगा। ये दो तरह की बातें क्यों? हाँ, वो जो चीज़ें चेंज होती है वो तो होगा कि खर्च तो होना ही है उसमें, जी, है ना। प्रिंट वगैरह सारी चीज़ें बराबर होगा, हम्म। तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो हम ये मान के चलें कि हम भारत के वो लोग हैं जो पहले पेड़ काटते हैं, फिर उससे कागज बनाते हैं और उस कागज पे लिखते हैं कि पेड़ काटना मना है। ये माना जाए कि ये इसी तरह की प्रक्रिया है? ठीक है ऋषिका। ठीक है, यहाँ पर सूरज जी देखिए, क्योंकि नए कानूनों को लेकर बात की जा रही है, उसमें क्या कुछ संशोधन किए गए हैं, सबके अपने अपने बातें। किसी का ये कहना है कि उसमें जो संशोधन किए गए हैं उसे ये बता दिया जाता है कि भाई ये संशोधन किए गए हैं, इसके लिए भारतीय न्याय संहिता लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ये जो IPC की हम बात कर रहे हैं वो ब्रिटिश काल से चली आ रही थी और अब भारतीय न्याय संहिता जो कि भारत के अपने कानून, तो ये संदेश देने की कोशिश की गई है। शिशिर उपाध्याय जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी इस पूरी परिचर्चा पर। सर, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, विवांशु जोशी जी ने जितने भी कानूनों के बारे में बताया, तो उनका ये कहना है कि ये एक नई प्रक्रिया की शुरुआत की गई, यानी अच्छी पहल की गई है। बिल्कुल ऋषिका जी, चूंकि विभांशु जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत विद्वान, देश के विद्वान लोगों में जाने जाते हैं। ये बाल आयोग में थे और हम लोग काफी दौरे पे जाया करते थे। ये भी बड़ा आक्रामक होके कहते थे कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। और हमारे प्रदेश के एक पूर्व मुखिया थे जो चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको फांसी पे चढ़ा दूंगा। लेकिन देश में एक आदमी को भी फांसी पे नहीं चढ़ाया जा सका। हमारे कानून में जो कमियां हैं, हम क्या करते हैं कि अभी मैं कह रहा था कि आप लोग तो बढ़िया तैयार होके आ जाते हैं, हम तो ऐसे भागते भागते आ जाते हैं। तो ये तैयार करके ये एक किसी ऐसे आदमी को एक कवच चढ़ा के और नए परिधान की, आज भी देश में अंग्रेजों का ही कानून लागू है। जैसा श्रीवास्तव जी ने कहा, जैसा भी उपाध्याय जी ने कहा कि आज भी सब कुछ वैसा ही है, लेकिन सिर्फ उसका चेहरा पोत के उस पर लिख दिया गया कि अब ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि तीसरे टर्म में अब देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 कानून बदलकर अंग्रेजों की उस कानून को खत्म कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ ये किसी को खाल उड़ाई गई है और ये भारतीय वो लगा दिया गया है। कुछ बदलाव नहीं होना है। के नाम का संदेश दिया जा रहा है। सिर्फ ये मोदी जी के तीसरे टर्म में 3 कानून बदले हैं। मैं अपने मित्र का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी आदमी सबसे ज्यादा अगर परेशान देश की 140 करोड़ जनता है,
और ये व्यवस्था, ये सिर्फ अपना चेहरा पोतने से सिस्टम नहीं सुधर पाएगा। आपको शायद जोशी जी जानकारी होगी, आप बहुत विद्वान हैं। हम जब जाते हैं, हम एक गाड़ी खरीदते हैं, रोड टैक्स देते हैं, उसके बाद हमको टोल टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। आज हम अगर प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, घर की साफ सफाई का टैक्स देते हैं, घर के बाहर कचरे का ढेर है, कौन जिम्मेदार है? पहले सबसे पहले कानूनों में इसमें बदलाव लाना चाहिए कि उन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन जनता पिसती है और जनता ही इसमें परेशान होती है। और मुझे लगता है ये बदलाव की बयार, ये सिर्फ एक वो मिक्स वेजिटेबल, अगर सूरज जी आप ऑर्डर देते हैं और उस दिन उसके पास अगर मान लीजिए थोड़ा सा पनीर ज्यादा है, तो वो ऊपर पनीर छिड़क देता है और कहता है सर स्पेशल पनीर है, पनीर पसंदा है। ये अंदर वही रहता है। तो ये अंदर वही अंग्रेजों का कानून है, ऊपर ये मोदी पसंदा का ऊपर से वो छिड़का देता है। है बिल्कुल। बात हो रही है कि चीजें पुरानी है, हाँ नाम बदल दिए गए हैं, धाराओं के अंक बदल दिए गए हैं, प्रावधान भी कुछ परिवर्तित किए गए हैं, लेकिन बात है कि क्या वास्तव में इससे देश की जनता को फायदा होगा या नहीं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, क्योंकि जैसे कि हमने शुरुआत ही इसकी की और जब से इसकी शुरुआत हुई, इसकी चर्चा भी जब से हुई है, तभी से इसका विरोध आया। हम देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो चिट्ठी लिख दी है प्रधानमंत्री जी को कि ये नहीं होना चाहिए, जो नए कानून है समय सीमा बढ़ाने की बात की गई थी, कि विचार विमर्श ही नहीं किया गया। तो जिसका आगाज ऐसा है, उसका अंजाम कैसा होगा, भविष्य में इसका क्या परिदृश्य बदलता हुआ दिखेगा, वो तो देखने वाली बात। बिल्कुल, बदलाव राजनीतिक दलों के लिए है, बदलाव सत्ताधारी दल के लिए है या फिर बदलाव जनता के लिए है, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही ये भी देखा जा सकता है कि बदलाव जिनके लिए किया जा रहा है, जो अभिभाषक हैं, जो उस प्रक्रिया से प्रतिदिन दिन के 10 से 12 घंटे उसमें संलग्न रहते हैं, उसमें मशगूल रहते हैं, उनको कितनी असुविधा होने वाली है या फिर बीते कल की अपेक्षा आने वाले कल में उन्हें सुविधा होने वाली है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदुओं ने जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक शर्मा जी, आदित्य उपाध्याय जी और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, विभांशु जोशी जी, श्री कृष्णा भोसले जी और सुनील श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। कानून बदले गए हैं, 3 नए कानून लागू हो गए हैं, 3 पुराने कानून खत्म हो गए हैं। अब ये 3 कानून देश की जनता के लिए कितने हितैषी होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। कल फिर ऐसे ही मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने देश न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।